हेलो स्टूडेंट्स, आज हम हमारे ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में चैप्टर नंबर 2 ह्यूमन नीड्स एंड रिलेशंस एंड नीड एंड वैल्यू, ओके, तो उसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। प्रीवियस लेक्चर हमारा इसके रिलेटेड था, ठीक है। हमने उसमें मैस्लो हायरार्की के बारे में समझा था। अब हम आगे इसके नीड्स ऑफ वैल्यू के बारे में डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली आप यहाँ पे स्क्रीन में देख रहे हैं, तो नीड ऑफ वैल्यूज क्या है, ठीक है। तो एवरी पर्सन develops and possesses a value systems and attitude of the person is determined by his value system, okay। तो कोई भी पर्सन होते हैं, उनके जो एटीट्यूड होती है और उनकी जो उसकी एक वैल्यू होती है, उस पर्सन से वो डिटरमाइन किया जाता है इन अ वैल्यू सिस्टम, ठीक है। तो वैल्यूज आर द इंडिविजुअल एंड डिफर फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। हर पर्सन की जो वैल्यूज होती है वो अलग अलग डिफरेंट कैटेगरीज में होती है, ठीक है। तो जो जैसे कि इसमें एग्जांपल दिया है कि द इन्वेस्टमेंट डिसीजंस ऑफ द पर्सन, some give importance to the liquidity and some give importance to the safety fund। मतलब कुछ पर्सन्स जो होते हैं उनका सोचना ये रहता है कि जो वो पर्सन है तो वो अपनी जो इन्वेस्टमेंट की जो लिक्विडिटी होती है, ठीक है, तो लिक्विडिटी किस में देते हैं, एक जनरली इम्पोर्टेंस लिक्विडिटी को देते हैं और कुछ जो है अपने सेफ्टी फंड्स को इम्पोर्टेंस देते हैं। तो सम गिव्स इम्पोर्टेंस टू हायर रिटर्न्स, ठीक है। तो इस बेसिस पे अलग अलग सबकी जो वैल्यू सिस्टम होती है उस बेस से हर पर्सन की थिंकिंग जो होती है उसको क्लासिफाई की जाती है, तो उसके बारे में यहाँ पे बात हुई है। अब हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पे दिया है कि द वैल्यू ऑफ द ह्यूमन बीइंग्स आर फ्रेम्ड एंड डेवलप्ड ऑन द बेसिस ऑफ, देखो यहाँ पे तीन कैटेगरी दी गई है। पहला है हेरिडिटरी, दूसरा है फैमिली एनवायरनमेंट एंड थर्ड है सोशल एनवायरनमेंट। तो as per the joint study of Taylor, Bochart and Avery Segal, Davis, the impact of heredity is 40% and thus permanent values are innate and innate in lifetime, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है कि जो भी हमारी खुद की एक वैल्यू सिस्टम होती है, खुद की एक वैल्यू होती है, खुद की एक जो थिंकिंग होती है, वो हमारे अंदर एक हेरिडिटरी फॉर्म में होती है। और इनके थियरी के बेसिस पे अगर कहा जाए तो 40% जो होता है हमारा, तो 40% जो हमारी जो वैल्यू सिस्टम होती है, वैल्यू की कैटेगरी जो हमारी थिंकिंग होती है, वो एक हेरिडिटरी बेसिस पे। अब इसके बारे में हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे इसके बारे में एक पिक्चर भी दिया और इसके एटीट्यूड के बारे में बात किया है कि द चेंज इन एटीट्यूड इज नॉट डिफिकल्ट बट इट इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस एंड इट आउटकम इज अनसर्टेन, ठीक है। तो अगर देखा जाए कि जो कोई भी पर्सन की एक एटीट्यूड होती है तो बहुत ही क्या होता है, उसको चेंज करना उतना मुश्किल नहीं होता, लेकिन क्या होता है एक बहुत ही बड़ा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है, ठीक है, ओके। तो उसको आउटकम करने का वो एक इरेगुलरिटी होती है, ठीक है। तो एटीट्यूडल चेंज इज अ चैलेंज फॉर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, ओके। तो कोई भी पर्सन की जो एटीट्यूडल चेंज होती है वो बहुत ही टफ होती है, ओके। अब हम यहाँ पे नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक्स है तो इथिक्स, मोरल वैल्यूज एंड इट्स इंपॉर्टेंस, ठीक है। तो अब यहाँ पे इथिक्स, मोरल वैल्यू और उसके इंपॉर्टेंस की बात की गई है। तो क्या है इथिक्स? इथिक्स क्या होता है? जनरली यहाँ पे दिया कि इथिक्स एंड मोरल वैल्यू इन द ऑर्गेनाइजेशन इज एनवायरमेंटल बेसिकली कंसीडर्ड एज अ ह्यूमन एस्पेक्ट, ठीक है। तो ये एक हमारा एक ह्यूमन एस्पेक्ट के बेसिस पे इसको कैटेगराइज किया गया है। द कंसर्न ऑफ फॉर द human elements are the living resources through the provision of an appropriate working conditions, provide fair wage, special privileges for the women, child in popular areas where the ethics and the morality are considered, ठीक है। तो यहाँ पे इसके बारे में लिखा गया कि ह्यूमन एलिमेंट्स होता है वो अपने लिविंग रिसोर्स और प्रोविजन को एक appropriate working condition में बताते हैं और एक fair wage और special privilege provide करते हैं for a woman and child in our popular areas where the ethics and mortality rate are considered, okay। अब इसके बारे में हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे आप एक इमेज देख रहे हैं, तो इमेज है जो है वो इथिक्स एंड मोरल वैल्यूज के बारे में बात की गई है, ओके। तो इथिक्स एंड मोरल वैल्यू क्या है? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव क्रॉस साइन और जो टिक मार्क किया गया है, तो ये इथिक्स और मोरल वैल्यू के बारे में बताता है। अब इसके बारे में आगे डिस्कस करें। इन द मॉडर्न मैनेजमेंट देयर आर टू कॉन्सेप्ट ऑफ मोरल वैल्यू, ठीक है। मॉडर्न मैनेजमेंट में हमारा मोरल वैल्यू का दो कॉन्सेप्ट है, पहला है जस्टिस एंड सेकंड है केयर, ठीक है। जस्टिस एंड केयर, ओके। तो जस्टिस एंड केयर क्या है? फॉर द मेल एम्प्लॉयज द इट एम्फेसिस ऑन द जस्टिस एंड फॉर द फीमेल एम्प्लॉयज द एम्फेसिस शुड बी गिवन टू द केयर। मतलब जो भी हमारा एक मॉडर्न मैनेजमेंट है तो मोरल वैल्यूज के बेसिस पे अगर बात करें तो उसमें दो दो प्रॉपर जो है
दो प्रॉपर कॉन्सेप्ट को इंक्लूड किया गया है। पहला है जस्टिस और दूसरा है केयर। तो जस्टिस जो है वो मेल एम्प्लॉय को एम्फसाइज करता है और फीमेल एम्प्लॉय को केयर एम्फसाइज करता है, ठीक है। तो जो कॉन्सेप्ट है कॉर्पोरेट गवर्नेंस शुड कंसर्न फॉर द जस्टिस, ठीक है। तो पहला जो कॉर्पोरेट जो गवर्नेंस होता है तो वो हमारे जस्टिस को कंसर्न करता है। अब उसके बारे में हम आगे बात करें तो आगे यहाँ पे हम नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करते हैं वैल्यूज, ओके। तो वैल्यूज जो होती है वो बेस्ड होती है अंदर इंडिविजुअल परसेप्शन ऑफ अ पर्सन, ठीक है। खुद की एक अंदर की जो परसेप्शन होती है, पहचान होती है, उस बेसिस पे हमारी जो इंडिविजुअल जो वैल्यूज होती है वो बेस्ड होती है। Students or the values and the perceptions are important in human resource management. Even the three stages of perception and the resultant behavior is shown in the figure, ठीक है। तो ये तीन इमेज तीन जो है लिंक आपको दिख रही है। तो पहला है कनेक्शन, सेकंड है एक्शन और थर्ड है इंटरवेंशन, ओके, इंटरवेंशन, ओके। तो ये थर्ड थ्री कैटेगरी जो है वो हमारी लिंक की गई है। अब इसके बारे में हम आगे डिस्कस करते हैं। तो आगे आपको इसका वैल्यूज किस तरह से हमारे एक बिहेवियर चेंज हो रहा है, ठीक है, बिहेवियर चेंज हो रहा है उसके बारे में बात किया गया है। तो यहाँ पे इवेंट दिया हुआ है, इवेंट एपिसोड विजन और ओके, इवेंट ये सब्जेक्ट एपिसोड विजन और इवेंट, और उसका जो स्टेज ऑफ परसेप्शन दिया हुआ है, ठीक है, स्टेज ऑफ परसेप्शन दिया हुआ है। और स्टेज ऑफ परसेप्शन के बाद यहाँ पे बिहेवियर दिया हुआ है, ठीक है, बिहेवियर, ऑपरेशन, अप्रोच एंड बिलीफ, ओके। तो ये जैसे ही हमारा जो वैल्यूज है हम ये स्टेजेस ऑफ परसेप्शन से पास होते हैं तो वैसे वैसे इनकी जो वैल्यूज होती है वो अलग अलग चेंज होती जाती है, ओके। अब हम इसके बारे में आगे डिस्कस करते हैं। तो आगे इसके बारे में स्टेजेस को दिया हुआ है कि देयर आर थ्री स्टेजेस ऑफ परसेप्शन। पहला स्टेज में क्या होता है, सिलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन, ओके। फर्स्ट स्टेज में हम अपना नॉलेज गेन करते हैं। एन इंडिविजुअल सिलेक्ट द इंफॉर्मेशन व्हिच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टू हिज वैल्यू। It is guided by the mindset, individual interest, liking and prejudice, okay, experience, ठीक है। तो उस बेसिस पे हमारा क्या होता है, हम एक इंफॉर्मेशन सिलेक्ट करते हैं हमारे स्किल को और उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम हायर लेवल पे पहुंचाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद बात की गई है स्टेज 2 जो है अरेंजमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन। इट इज डन इन द 3 स्टेप्स, कंपाइलिंग द रिलेटेड इंफॉर्मेशन, to evaluate the compiled information and to arrange the process information in suitable way, ठीक है। किस तरह से हम इंफॉर्मेशन को गेन करके उसको कंपाइल करके एक प्रोसेस करने के बाद एक सुटेबल वे में उसको ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, उसके बारे में सेकंड स्टेज ऑफ परसेप्शन में बात की गई है। थर्ड स्टेज ऑफ परसेप्शन क्या होता है कि interpretation of an information on the basis of the stock and information he possesses, he concludes, behaves, approaches work। किस तरह से आदमी एक पर्सनली उसके अंदर चेंज आता है, ओके, ओके। तो उस बेसिस पे ये आदमी जो है उसका परसेप्शन जो होता है वो चेंज होता है, ठीक है। अब हम इसके बारे में नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पे बात की गई है एटीट्यूड के बारे में। तो एटीट्यूड क्या है, एटीट्यूड ऑफ एन इंडिविजुअल डिपेंड ऑन द हिज वैल्यूज एंड परसेप्शन। द एटीट्यूड ऑफ अ पर्सन कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव और कमिटेड, ओके। द पॉजिटिव वार्म एंड कमिटेड एटीट्यूड हेल्प्स कोऑर्डिनेशन इन ग्रुप। मतलब कहने का मतलब क्या है कि जो एटीट्यूड होती है, तो एटीट्यूड एक आदमी की पॉजिटिव अप्रोच के साथ भी होती है और एक नेगेटिव अप्रोच के साथ भी होती है। अगर पॉजिटिव अप्रोच के साथ होती है तो एटीट्यूड क्या होता है, एक पॉजिटिव वार्म और एक ग्रुप और एक हमारे पॉजिटिव एक्सेप्टेंस लेवल से हमारा कोई भी टास्क है उसको कंप्लीट करने में हेल्प करती है। The organization should try to build up the positive attitude among the group members and should try to check the negative attitude। तो ऑर्गेनाइजेशन का यही काम होता है कि हर जो एम्प्लॉयज उनके अंदर कैटेगरी में वर्क कर रहे हैं तो वो हमेशा एक पॉजिटिव एटीट्यूड और एक पॉजिटिव एक्सेप्टेंस के साथ वो वर्क करें, ताकि क्या है कि जो ऑर्गेनाइजेशन की जो ग्रोथ है वो एज पर इसके गोल के हिसाब से आगे बढ़े, ठीक है। अब इसके बारे में हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो डिससैटिस्फाइड एम्प्लॉय है, ओके, द डिससैटिस्फाइड एम्प्लॉय can be detrimental to the organization, okay, can be detrimental to the organization, okay, of an employee to the image and goodwill। तो इसमें कहा गया है कि जैसे कि कोई भी अगर डिससैटिस्फाइड एम्प्लॉय है, ठीक है, तो इमेज जो होती है ऑर्गेनाइजेशन को उसको मतलब डिक्रीज करती है। क्यों करती है, क्योंकि उसकी जो एक एटीट्यूड है, ओके, एटीट्यूड जो है उसकी एक्सेप्टेंस लेवल जो है वो एक नेगेटिव फॉर्म है। So there should be a grievance and handling provision and mentors to control the negative attitude। तो उसके लिए एक प्रोविजन होनी चाहिए, एक हैंडलिंग प्रोविजन होना चाहिए और मेंटर टू कंट्रोल जो नेगेटिव एटीट्यूड, ओके। तो आज का लेक्चर जो है हमारा जो नीड्स ऑफ वैल्यूज, ओके, तो वो हमारे वैल्यू, एटीट्यूड और सिस्टम और हमारे जो आगे के जो कॉन्सेप्ट थे, ओके,
उसके रिलेटेड हमारा आज का टॉपिक था। नेक्स्ट टॉपिक में हम आगे इसके रिलेटेड कंसर्न में आगे डिस्कस करेंगे। और यहाँ पे आप स्क्रीन में देख सकते हैं कि यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चंस दिए हुए हैं, ठीक है। तो ये शॉर्ट क्वेश्चंस की जो आपको एक लिंक दी गई है डिस्क्रिप्शन में, अगर आपको इस शॉर्ट क्वेश्चंस के आंसर करने हैं तो ये डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दी गई वहां पे जाके आप उसका एग्जाम दे सकते हैं। ओके, होप आपको आज का लेक्चर समझ में आ गया होगा। थैंक यू।